हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से अपक्रिया की कोट के कुछ नोट्स दिए गए हैं, उसके बारे में आइए आपको बताते हैं। पहला नोट में दिया हुआ है अपक्रिया की कोटि आर्डर पूर्णांक, इंटीजर, भिन्नात्मक, फ्रैक्शनल एवं शून्य होती है। मतलब इंटीजर भी होगा और फ्रैक्शनल भी होगा और क्या होगा, शून्य भी हो सकती है। क्या हो सकती है अपक्रिया की कोट। दूसरे नंबर पे दिया हुआ है यह एक प्रायोगिक निर्धारण है। दूसरे नंबर में क्या है, यह एक प्रायोगिक निर्धारण है। कोई अपक्रिया जैसे दिया हो कोई रिएक्शन, तो उसको देख कर हम नहीं बता सकते उसके आर्डर को, जब तक उसको हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालेंगे। उसका प्रयोग करके, मतलब प्रयोग करके ही निकाला जा सकता है। ऐसे रिएक्शन को देखकर उसके कोड को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तीसरे नंबर में यह दिया हुआ है कि यदि अपक्रियाएँ कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कई स्टेपों में होते हैं, तो उनमें जैसे 3 स्टेप है तो उसमें कोई स्टेप ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, किसी में कम होगा, किसी में सबसे कम होगा। तो तीनों रिएक्शनों में यदि उसमें तीनों में सबसे जो कम गति से रिएक्शन होगा, सबसे स्लो होगा, वही उसका क्या होगा, आर्डर होगा, उसी को आर्डर हम मानेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है एक से अधिक पदों में जो होने वाली अपक्रियाएं होती हैं, उसमें मंद गतिपद अपक्रिया की कोट को निर्धारित करता है। जो उसमें सबसे स्लो गति से होगा वही क्या निर्धारित करेगा, उसके आर्डर को निर्धारित करेगा। और चौथे नंबर में रासायनिक अपक्रियाएं उनके कोड के अनुसार जीरो ऑर्डर की भी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर की भी होती हैं, सेकंड ऑर्डर की होती हैं और थर्ड ऑर्डर की भी होती हैं। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए सीखते हैं, पहला हेडिंग है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आइए समझते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोड की अपक्रिया क्या है। तो आइए समझ लेते हैं पहले शून्य कोड की अपक्रिया क्या है। वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है, शून्य कोड की अपक्रिया कहलाती है। यदि किसी अपक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं, शून्य कोड की अपक्रिया कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब आइए शून्य कोड की अपक्रिया का समीकरण निकालते हैं एक रिएक्शन के माध्यम से। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं। आप लोग वीडियो कभी भी देखें तो शुरू से देखें और शुरू से अंत तक देखें, तो समझ में आएगा, निश्चित ही समझ में आएगा। तो आइए समझते हैं एक रिएक्शन के माध्यम से शून्य कोड की अपक्रिया का समीकरण फाइंड करना। एक रिएक्शन ले लेते हैं, एक रिएक्शन जैसे ले लेते हैं, यहाँ पर ए ले लिए, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसकी सांद्रता हम निकालेंगे, प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता T बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी, अभिकारक की A हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सांद्रता T समय बाद निकालें तो क्या हो जाएगा, T समय पश्चात अपकार्य की सांद्रता क्या हो जाएगी, A माइनस x हो जाएगी, और यहाँ x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से इसकी दर निकाल लेते हैं। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभिकारक की सांद्रता होती है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ के ले लेंगे, और अभिकारक की सांद्रता क्या है, A है, और शून्य कोड की क्रिया है तो इसके पावर क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जानते होंगे यदि किसी संख्या के पावर क्या हो जीरो हो तो उसका मान क्या आता है 1 आएगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा k हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर मैं मान लेता हूँ 1। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, बलगतिकी के अनुसार यहाँ से लिख लेते हैं, बलगतिकी के अनुसार बलगतिकी के अनुसार बलगतिकी के अनुसार आप लोग फार्मूला जानते होंगे, अभिकारक की सांद्रता बटा समय अंतराल। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता बटा समय अंतराल होता है तो क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा dx अपान क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का मान, इक्वेशन नंबर 2 से r इक्वल टू dx अपान dt का मान इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो समीकरण 2 से r का मान यही तो है, r इक्वल टू dx अपान dt। r का मान समीकरण 1 में रखने यहाँ से क्या करेंगे, r इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी यहाँ कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान आर के जगह पर ये रख दिया, बराबर क्या हो जाएगा के हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी एक्स इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या होता है, यही होता है इंटीग्रेशन का चिन्ह। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है तो उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन इसका करेंगे क्या हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, केवल क्या आएगा, यक्स आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स इक्वल टू, और के कांस्टेंट है तो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और डी टी का इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट एक लग जाता है सी हमने कांस्टेंट लगा दिया। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, प्रारंभिक समय में, अब क्या करेंगे, प्रारंभिक समय में प्रारंभिक समय में क्या करेंगे, प्रारंभिक समय में t बराबर 0 था और x बराबर 0 था। प्रारंभिक समय में t बराबर क्या हो जाएगा 0 और x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर x का मान और t का मान कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 3 में पुट कर देंगे। यहाँ से x और t का मान, x और t का मान समीकरण किस में पुट कर देंगे, समीकरण 3 में पुट कर देंगे। समीकरण 3 में क्या कर देंगे, 3 में रखने पर, समीकरण 3 यही तो है। यहाँ से t के जगह पर 0 रख देंगे और x के जगह पर भी क्या लिख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ से रखते हैं x के जगह पर 0 रख देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, और प्लस k इंटू क्या हो जाएगा, बराबर k इंटू टी की जगह पर 0 रख देंगे तो k इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस c है, c को ऐसे उतार लेते हैं। अब यहाँ से
जीरो में किसी अंक का गुणा होता है तो ए बी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी जीरो, ए बी जीरो। तो सी इक्वल टू, इसका मतलब क्या आया, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सी का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ से सी का मान, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर, रहने देते हैं इसे। सी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर सी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पर क्या रख देंगे, सी का मान रख देंगे। तो सी का मान क्या है, जीरो है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू के टी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, k का मान इधर कर देते हैं। तो यहाँ से जो है x कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू, ये t नीचे आएगा इधर, तो ये k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपान t हो जाएगा। यही शून्य कोट की अभिक्रिया का क्या है, समीकरण है। यही क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया का समीकरण है। अब आइए आपको निकालना बताते हैं हाफ लाइफ। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु कैसे निकलती है, आइए उसको निकालते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब आइए समझ लेते हैं अर्धायु काल क्या है, हाफ लाइफ क्या है। तो वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, उसकी प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया की क्या कहलाती है, अर्धायु, हाफ लाइफ कहलाती है। तो आइए हम हाफ लाइफ के लिए, अर्धायु के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु निकालते हैं। तो शून्य कोट की अभिक्रिया यही है, के बराबर क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया के बराबर है x बाई टी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम अर्धायु निकालने के लिए यहाँ पर x बराबर क्या लिख देंगे, a बाई 2 लिख देंगे, और t बराबर क्या लिख देंगे, t बराबर t हाफ रख देंगे। वही मान किस में पुट कर देंगे, समीकरण यहाँ 4 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसी का मान पुट कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, हाफ लाइफ शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए क्या निकल जाएगी, अर्धायु निकल जाएगी। तो इस समीकरण में इसका मान पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू, x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर a बाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ से a बाई 2 लिख देते हैं, और बटे t की जगह पर क्या लिखेंगे, t की जगह पर t हाफ लिख देंगे, t हाफ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको t हाफ को इधर पक्षांतर कर देंगे। टी हाफ क्या करेंगे, टी हाफ को क्या करेंगे, यहाँ से टी हाफ इधर पक्षांतर होकर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यहाँ से a बाई 2 यहाँ पुट करना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a और 2, ये कहाँ जाएगा, के नीचे जाएगा, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। यही क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु है। ये क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए अर्धायु है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको पूरा तब समझ में आएगा जब आप शुरू से अंत तक देखेंगे। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।